तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने क्लास को आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो गैप ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा बनाया गया रूल्स या रूल्स के सेट है जिसके सहायता से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो बच्चों, उसके बेसिक जो 3 प्रिंसिपल थे वो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेक्चर नंबर 6 में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आज के क्लास में हम लोग वो 3 रूल्स के बाद रूल्स नंबर 4 डिस्कस करेंगे। रूल्स नंबर 4 बोल रहा है बच्चों, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या होता है। तो पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसे समझाऊँगा। बोला, दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट यू शुड रिकॉर्ड एक्सपेंसेज एंड लाइबिलिटीज़ एज सुन एज पॉसिबल, but to record revenue and asset only when you are sure that they will occur। बच्चों, कंजर्वेटिव पॉलिसी जो है ना, नाम के हिसाब से आप ठीक से सोच के देखो तो ये हमें ये बताना चाहता है कि कोई भी आपके पास जो एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ है उसको जल्द से जल्द रिकॉर्ड करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसके ठीक विपरीत अगर कोई रेवेन्यू और मतलब इनकम, रेवेन्यू माने होता है इनकम और संपत्ति को जल्दी रिकॉर्ड तब तक ना करे जब तक कि आपको फ़ायदा ना हो। मतलब बच्चों, आप ऐसे समझो, अगर आपको भविष्य में लगता है कि कोई भी निश्चित खर्चा होने वाला है तो उस खर्चा को आप लिख लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। कंजर्वेटिव पॉलिसी यही बोलता है कि भविष्य में आपको लगता है कि लॉस होने वाला है तो आप उसके बारे में तैयार रहें, उसको लिख लें। जबकि अगर कोई इनकम और संपत्ति आपको मिलने वाला है तो उसको ना लिखे, ये बोलता है। मतलब आप एक बार फिर से पढ़ के देखिए, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या बोलता है। दिस कॉन्सेप्ट से दैट यू शुड रिकॉर्ड एक्सपेंसेज एंड लाइबिलिटीज़ एज सुन एज पॉसिबल। मतलब एक्सपेंसेज एंड लाइबिलिटीज़ को जितना जल्दी हो सके रिकॉर्ड करिए, इवन वो अकर्ड नहीं हुआ हो, होने वाला हो फिर भी। बट टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एसेट ओनली व्हेन यू आर श्योर दैट दे विल अकर। मतलब अगर कोई संपत्ति और इनकम तभी लिखे जब आपको लगता हो कि ये होगा ही। जैसे मान लो बच्चों, आप इनकम कब, मान लो आप सोच रहे कि हम सीए बनेंगे, पढ़ाई शुरू कर दिए तो सीए बनना ही है, तो 5 साल के बाद लाखों का इनकम होगा। उसके हिसाब से कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बोलता है कि आप भविष्य में सीए बनोगे या नहीं बनोगे वो फ्यूचर पे डिपेंड है। इसलिए भविष्य में होने वाले इनकम के चक्कर में आप बहुत सारा खर्चा करना मत शुरू कर देना। इस बात को सोचकर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बनाया गया है। बच्चों, अगला प्रिंसिपल आप देखेंगे, कॉस्ट प्रिंसिपल। बोला, एज पर दिस concept business should record its assets and liabilities and equity investment at their original purchase cost। इसका मतलब क्या हो बच्चों, और कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी बिजनेस में जो आप संपत्ति, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल है उसको जितना आपने खर्चा किया है खरीदने में उतना अमाउंट पूरा का पूरा लिखिए। ठीक है, ये कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है कि जितना लागत आपको लगा है, ओरिजिनल कॉस्ट लगा है खरीदने में, उस कॉस्ट को आप बुक में लिखिए। लेकिन बच्चों, ये वाला प्रिंसिपल अभी फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हमने नीचे नोट में लिखा है दिस प्रिंसिपल इज़ लेस वैलिड। ये बहुत कम जगह यूज़ किए जाते हैं बिकॉज अब हमें यूज़ करना पड़ता है फेयर वैल्यू। क्या यूज़ करना पड़ता है? फेयर वैल्यू। और नीचे लिखा भी हुआ है फेयर वैल्यू इज़ मोर अप्रोप्रिएट एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है फेयर वैल्यू लिखिए। बच्चों, फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि जो हम आपका एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल प्राइस है करेंट टाइम में, करेंट पीरियड में जो कॉस्ट है एक्चुअल, उसे आप लिखिए। जैसे मान लो कि आपके पास संपत्ति है 5 लाख का, डेप्रिसिएशन 2 लाख है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो 3 लाख वैल्यू बचेगा उसको लिखिए। लेकिन अगर आप कॉस्ट फॉलो करते तो पूरा 5 लाख लिखते, जो गलत होता। तो इसलिए फेयर वैल्यू का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बच्चों, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है आपका वो इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस प्रिंसिपल को। यही प्रिंसिपल बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग करने के लिए हमें रोकता है। ठीक है बच्चों, जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना तो बिजनेस को अलग रखते हैं और बिजनेसमैन को अलग रखते हैं। वो कारण यही है, आप देख सकते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बच्चों देखो पढ़ के ये क्या बोल रहा है। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट द ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस शुड बी केप्ट सेपरेट। बात समझ में आ रहा है क्या? फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ऑनर्स एंड अदर बिजनेस। मतलब बोल रहा है, इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी एक बिजनेस के ट्रांजेक्शन को उसके मालिक से और कोई दूसरे बिजनेस से आप क्या करेंगे, उसको अलग रख के लिखेंगे। मतलब हर व्यक्ति का, हर बिजनेस का अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्योंकि ये बात हमें कौन बोलता है? इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल। बच्चों एक बार फिर से पढ़ के देखो। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट
द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस शुड बी केप्ट सेपरेट। बात समझ में आ रहा है? सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सेपरेट रखना चाहिए फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ऑनर्स, मतलब उसके मालिक से भी और कोई दूसरे बिजनेस से भी। ठीक है बच्चों, मान लो एक मालिक का 4 बिजनेस है, तो चारों बिजनेस का अलग अलग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। सबको आप एक जगह लिख नहीं सकते हो, क्योंकि मना करता है हमें इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, नंबर 7 देखेंगे आप, मैचिंग प्रिंसिपल। इसी मैचिंग प्रिंसिपल के सहायता से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो अब बच्चों देखो इसमें क्या बोल रहा है, बोला दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट व्हेन यू रिकॉर्ड रेवेन्यू यू शुड रिकॉर्ड ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस एट द सेम टाइम। मतलब बोल रहा है कि अगर किसी भी चीज़ का आप इनकम लिखते हो, कोई भी चीज़, कोई ट्रांजेक्शन का अगर आपको इनकम हुआ है तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे उसे भी उसी समय लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग सके। मैचिंग प्रिंसिपल जो है ना बच्चों बनाया गया है एक्रूअल बेसिस पे, देख सकते हैं सही का टिक लगा हुआ है, तो ये फॉलो करता है मैचिंग प्रिंसिपल एक्रूअल बेसिस को, ये फॉलो नहीं करता है किसको, कैश बेसिस को। तो इस प्रकार से हम लोग 7 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अगले वीडियो में जो और 5-6 टॉपिक बचे हुए हैं उसे भी, उस सारे प्रिंसिपल को हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।